हाँ जी सर, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मज़े में। क्या बोलते हैं, शकलका बूम बूम हमारे पिटारे में से अब एक नया चैप्टर निकल रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, कंपनी ऑडिट। सर देखो, ये चैप्टर करवाने का रीज़न यही है कि कंपनी ऑडिट जितना सिंपल है और है भी है सिंपल, और उसके लिए आपको पता होगा मैंने जो है एक सिंपल सी रिकॉर्डिंग डाल रखी है कंपनी ऑडिट के लिए। आई थिंक 17 to 18 मिनट में वो पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चैप्टर बहुत इजी हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है। सही में मजाक नहीं कर रही हूँ, सब कुछ याद हो जाता है कि हाँ हाँ ऐसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, ऐसे रिमूवल होता है, ऑल दी थिंग्स वेरी स्मूथली। बट आफ्टर दैट स्मूथनेस के बाद जब हमारे आंखों के सामने क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ऑफ कोर्स मैंने बहुत अच्छे से कंपनी ऑडिट करी, और जब पहली बार मॉड्यूल में आकर मॉड्यूल के क्वेश्चन देखे ना, मैंने अपने आप से यही कहा कि व्हाट आई रीड ऑल दी थिंग्स, मैंने क्या पढ़ी सब कुछ इस तरीके से। सो व्हाट आई रीड ये सोच कर मैं वापस से क्वेश्चंस पे गई, क्वेश्चंस को समझे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को उस लेक्चर के बाद ये लेक्चर देखना ही देखना है। ठीक है, अगर आपको वो लेक्चर नहीं भी देखना कि आपको लगता है नहीं याद तो हमें भी है, बट हाँ मॉड्यूल के क्वेश्चंस अब देखना, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस तो मैंने अपलोड कर रखे। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। लेकिन इस चैप्टर की ये अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में टेस्ट योर नॉलेज के साथ साथ इलस्ट्रेशन भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो यू हैव अ डबल बेनिफिट कि आप लोग जो हैं वो टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशन सब दोनों ही कवर करके चले जाएंगे। तो आई एम सेइंग टू यू, यू विल सिक्योर योर 10 मार्क्स बिकॉज ऑफ इससे आगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एटलीस्ट कंपनी ऑडिट में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लोगों को अगर क्वेश्चन बनाने में दिमाग लगाना है ना तो वो स्टैंडर्ड्स में दिमाग लगाते हैं ना, बहुत दिमाग लगाते हैं वहाँ पर जहाँ हमें क्लिक ही ना हो वैसा दिमाग लगाते हैं। लेकिन कंपनी ऑडिट और छोटे मोटे चैप्टर्स में उनका डायरेक्ट क्वेश्चन देने का ट्रेंड है, वो अभी भी फॉलो होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए 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 चलिए। यस सर, एक्चुअली यहाँ पर केस स्टडी होगा, इलस्ट्रेशन की जगह ये केस स्टडी लिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है, फिर मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। और मिस्टर अजय, a chartered accountant, has been appointed as an auditor of Bharat Limited in the annual general meeting of the company held in September 2019, which assignments he accepted. Subsequently, in February 2020, he joined Mr. Bajaj, another chartered accountant who is manager फाइनेंस ऑफ भारत लिमिटेड एज अ पार्टनर। बताओ, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप लोग किसी के ऑडिटर हो, ठीक है, और एज अ ऑडिटर की पोजीशन पे रहते हुए अगर आप सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में आने में, ठीक है, अगर आप कहीं पर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट कहीं पर पोजीशन लेते हो और फिर वो आपका पार्टनर है, जैसे ही ज्वाइन मिस्टर बजाज, उन्होंने मिस्टर बजाज को ज्वाइन किया, अनादर सीए है वो भी, और वो जो है वो मैनेजर फाइनेंस ऑफ भारत लिमिटेड है एज अ पार्टनर। तो क्या हो गया, इस कंपनी में आप ऑडिटर हो लेकिन आपका पार्टनर इस कंपनी में पोजीशन होल्ड करके रखता है। एक काम करो, एम्प्लॉय बना दो, ठीक है, एम्प्लॉय बना दो, तो फिर यहाँ पर आपकी ये जो वायलेशन है ना सेक्शन 141 वो अप्लाई हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, चूँकि कंपनी लॉ है, ठीक है, नाम भले ही कंपनी ऑडिट है लेकिन है कंपनी लॉ, इसलिए आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे प्रोविज़न फिर लिखोगे कंक्लूजन। बताओ प्रोविज़न, सेक्शन 141 3C ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट एनी पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑफिसर, लिखा हुआ है ना, अगर कोई पर्सन पार्टनर है, एम्प्लॉय है ऑफिसर का या फिर एम्प्लॉय का ऑफ द कंपनी, विल बी disqualified to act as an auditor of a company. Subsection 4 of section 141 provides that an auditor who becomes subject after his appointment to any of the disqualifications specified in subsection 3 of section 141, he shall be deemed to be vacated his office. ठीक है भाई साहब, अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो,
तो आपको अपना ऑफिस वैकेट करना होगा। तो ऑफिस डीम टू बी वैकेट ऑफिस, इसमें मिस्टर अजय जो है वो भारत लिमिटेड का ऑडिटर है और ज्वाइन करना है मिस्टर बजाज की पार्टनरशिप, और मिस्टर बजाज जो है मैनेजर है वहाँ पर। तो इन द पर्टिकुलर सिचुएशन अट्रैक्ट करता है सबसेक्शन 141। तो ऑब्वियसली डीम्ड टू हैव, आपको सिचुएशन लिखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का यही है कि होगा क्या सर, ही शेल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड ऑफिस ऑफ द ऑडिटर ऑफ भारत लिमिटेड। ठीक है, तो ही शेल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड ऑफिस ऑफ द ऑडिटर ऑफ भारत लिमिटेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी नंबर 2 पर आ जाओ, आ जाइए। सर क्या कहता है केस स्टडी नंबर 2? PQRST एंड कंपनी इज एन ऑडिटर हैविंग पार्टनर। कितने पार्टनर है सर? P है, Q है, R है, S है, T है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर P, मिस्टर Q, R, S, T आर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर 4, 5, 6, 10 एंड 15 कंपनीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, देखो ऐसे समझो, P है, Q है, R है, S है और T है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है और 15 है। ठीक है, प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ PQRST एंड कंपनी। सर 5 पार्टनर है और एक पार्टनर अगर 20 ले सकता है ना ऑडिट, तो इंटू 5 कर दो, कितना ले सकता है सर? 100 ऑडिट ले सकता है। ठीक है, 100 ले सकता है। उसमें से तुम ले चुके हो 9 और 6 15 और 10 25 और 25 15 और 10 25 25 और 15 35, सॉरी 25 और 15 40। तो अब आपके पास 60 और बचती है। ठीक है, बता दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमेनिंग कितनी बची। प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर दैट इज मिस्टर P, मिस्टर Q, मिस्टर R, मिस्टर S, मिस्टर T। बताओ, प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। सर हर एक के पास 20-20 है ना। ठीक है, 16, 15, 14, 10 और 5। ठीक है, कैन PQRST एंड कंपनी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ 80 प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़? ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 20 कंपनीज में ये कंपनी एक्सक्लूड होती है विच हैज़ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट विद द रजिस्ट्रार, और 2 स्मॉल कंपनी और एक डोरमेंट कंपनी। बताओ। हाँ सर, ये एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, इन्हें तो एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वुड योर आंसर इज डिफरेंट इफ द आउट ऑफ 80 प्राइवेट कंपनीज 65 कंपनीज आर हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल 115 करोड़? तो क्योंकि आप सिर्फ 60 के लिए एलिजिबल हो, आप 65 नहीं ले सकते। तो यू कैन टेक अ 60 अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ 115 है तो आप 60 ले लीजिए, 5 आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फैक्ट लिखा, फैक्ट जो मैंने आपको अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ाया ना उसी में आपने यहाँ पर फैक्ट बनाया। उसके बाद क्या लिखा, प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस लिखा कि सेक्शन 141 का 3G जो है कंपनीज एक्ट का, वो सीलिंग लिमिट के बारे में बताता है कि अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इफ ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, और अ पर्सन और अ पार्टनर और अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन इट्स ऑडिटर इफ द सच और अ पार्टनर एज एन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर मोर देन 20 कंपनीज। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर देन यहाँ पर एक्सेप्शन किसके लिए बोला? OPC के लिए बोला, डोमेन कंपनी के लिए बोला, सेक्शन 8 स्मॉल कंपनी के लिए बोला, एंड कंपनी हैविंग जिसका जो लेस देन 100 करोड़ है उसके लिए बोला। ठीक है ना, ठीक है, और जिसने डिफ़ॉल्ट ना किया हो। तो अकॉर्डिंग टू अगर आंसर आऊँ ना तो ये देखो, इसके 60 बाकी है, इसका अपना माइनस क्या इंडिविजुअल में, ये अलाउ हो जाएगा। और ये वाला जो है वो 60 ही ले सकता है, 65 नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक सर, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छी लगी ना केस स्टडी? काफ़ी अच्छी है, अभी आगे और अच्छी आएगी।
वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, आप लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, द ऑडिटर वांटेड टू रेफर इन द मिनट बुक, ठीक है, मिनट बुक चाहते हो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट बुक्स। बताओ क्या करें सर, हमने बोला भाई साहब मिनट बुक दिखाओ, मना कर दिया, अब हम क्या बताएं सर। 143 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, राइट्स ऑफ ऑडिटर, है ना, उसी राइट्स ऑफ ऑडिटर में लिखा हुआ है कि भाई साहब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और उसके अंदर मिनट बुक भी आती है। आ जाओ, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ग्रांट्स पावर टू द ऑडिटर दैट एवरी ऑडिटर हैज़ अ राइट, ये देखो, राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम टू दी बुक्स एंड अकाउंट्स इंक्लूडिंग ऑल स्टेटरी रिकॉर्ड्स सच एज मिनट बुक, फिक्स असेट्स रजिस्टर etc. of the company for conducting the audit. In order to verify actions of the company and to vouch and verify some of the transactions of the company, it is necessary for the auditor to refer to the decision of the shareholders and or the directors of the company. आ जाओ, it is therefore essential for the auditor to refer to the minute book. essential है essential तो बता दिया इन्होंने, असेंशियल है, वाह ऐसा नहीं कि ये असेंशियल है। इन द absence of the minute book, the auditor may not be able to vouch, verify certain transactions of the company. Conclusion ये कहता है in case the director have refused to produce the minute books, the auditor may consider extending the audit procedures and also consider modify qualified his report in the appropriate manner. सर दो ऑप्शन है, या तो क्या करो, एक्सटेंड करो, ठीक है ना, एक्सटेंड करो, क्या एक्सटेंड करो, ऑडिट प्रोसीजर्स, या फिर क्या करो, मॉडिफाई करो और क्वालिफाई कर दो। क्या करोगे सर, ये रिपोर्ट को, डन 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 डन। आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी पर आते हैं। अब केस स्टडी नंबर 5 ही होगा। किधर है, कितना आगे है, इतनी सारी केस स्टडी थी। किधर है, कारो दे रखा है, ओके चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस ऑफ कारो दे रखा है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस ऑन कारो 2020, whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, if yes the nature and amount involved is to be indicated। बताओ, अब ये पूरा का पूरा फ्रॉड को इंडिकेट करता है। तो देखो, अगर कोई भी फ्रॉड जो है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, किसके द्वारा किया जाता है, कंपनी के द्वारा, और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, या फिर एनी फ्रॉड होता है ऑन द कंपनी, यानी कि सर बाय दी कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया जाता है, बाय दी कंपनी, ठीक है, या फिर कंपनी क्या करती है, फ्रॉड करती है, ठीक है। हैज़ बीन नोटिस एंड रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व, पूरा बताओ, पूरा का पूरा प्रोविज़न बताओ। तो सर रेलेवेंट प्रोविज़न कहता है अंडर दिस क्लोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर हैव बीन, ठीक है, वाइडन बाय रिमूविंग दी वर्ड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। ये क्या करता है पता है, ये कहता है कि भाई साहब आपको फ्रॉड का रेफरेंस देना है, ठीक है, सेक्शन 143(12) का रेफरेंस देना है, 240 का रेफरेंस देना है, सुनो, ठीक है, 240 का रेफरेंस देना है कि भाई हमारे पास एक ऐसे है, उसके बाद सेक्शन 143 का 12 हमारे पास है, फ्रॉड के बारे में बताता है ये, देन हमें कारों के अंदर 11 में भी रिपोर्टिंग करनी है ना, ठीक है, तो बस वही चीज़ आपको जो है वो बतानी है, ठीक सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ये कहता है वेदर द कंपनी हैज़ एंटर इनटू अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सर अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर हुए तो कौन से कारों के क्लोज में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा विथ डायरेक्टर एंड पर्सन कनेक्टेड विथ हिम
इफ़ सो वेदर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 192 है ना, 192 के प्रोविज़न भी है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, वो भी आपने कंप्लाई नहीं किया, तो अब आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे? सबसे पहले आप 192 लिखोगे, कंपनी एक्ट का है तो आपको कंपनी एक्ट में देखना होगा 192 में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब कैश फ्लो AS3 यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करेंगे, तो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ का क्लोज जो है वो ले लेंगे। डन डन देन चलो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ हमें दे रखे हैं काफ़ी सारे, अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखो, while adopting the accounts for the year, the board of director of Sunrise Limited decided to consider the interim dividend declared 15% as final dividend and did not consider transfer for the profit to reserve। तो मैं बता दूं सर आपको, आज की तारीख में चाहे निधि हो या फिर कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है, तो अगर वो अपने प्रॉफिट में से देती है तो उसे उतना पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, राम एंड हनुमान एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैव बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कृष्णा लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर 1920। मिस्टर हनुमान, अ partner of Ram and Hanuman Associate, holds 100 equity shares of Shiva Limited, a subsidiary company of a Krishna Limited, and the auditor। अब बताओ, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मिस्टर हनुमान जो है, मिस्टर हनुमान ही क्या करते हैं, 100 इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं। और आपने ये पढ़ा होगा कि रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है, रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन ऑडिटर इटसेल्फ या उसका जो फर्म का पार्टनर है वो तो उस कंपनी में 1 रुपया भी होल्ड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर, ऑडिटर होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी एज पर द सबसेक्शन 3D1 जो है सेक्शन 141 का, ये कहता है कि पर्सन शेल नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और ऑफ ए होल्डिंग, यानी कि कुल मिला के कैश है ना, कंपनी, उसकी एसोसिएट, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग कंपनी में अगर आप होल्ड करते हो, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एट अ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपी। समझे क्या कहना चाहती हूँ? सर आपका रिलेटिव होल्ड कर सकता है, लेकिन आप तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते हो, बस यही हुआ यहाँ पर। सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इंकर एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सबसेक्शन 3 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शेल वैकेट द ऑफिस। फटाफट से अपना ऑफिस खाली करो, टाटा बाय बाय बोलो, वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वैकेशन शेल बी डीम टू बी अ कैजुअल वैकेंसी। ऑफिस वैकेट करो, कैजुअल वैकेंसी आ चुकी है, टाटा बाय बाय बोलो, यहाँ पर ऐसा ही हुआ। ठीक है, एक भी रुपया होल्ड नहीं कर सकता भाई पार्टनर, तो रिलेटिव के लिए है वो लिमिट तो। जी हाँ, आपको समझता है। ठीक है, अगला देखना क्वेश्चन मस्त है। निक लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ अजंता लिमिटेड। ठीक है, वो सब्सिडरी है। हुज 20% शेयर्स हैज़ बीन हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 25% जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, 10% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। फटाफट से ऐड करना, कितने होते हैं मैम? 20 और 25, 45, 40 एंड 55। ठीक है, इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी बोल दूँ। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए स्टेचुटरी ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है आप ही बताओ। सब पहले CNDG करता है 60 डेज में, वो फेल होता है तो बोर्ड करता है 30 दिन में, बाद में वापस अगर वो फेल हो जाता है तो EGM में जो होता है नेक्स्ट 60 डेज में करना पड़ता है। ठीक है सर। Contravin Limited appointed CA Innocent as an auditor for the company for the current financial year. Further, the company offered him to serve the actuarial, investment advisory and investment banking, which was also approved by the board of directors। ये क्या बता रहे हो सर? 141 की कोई भी सर्विस नहीं दे सकता, बुक कीपिंग की, इन्वेस्टमेंट की, एडवाइजरी की, फंड एलोकेशन की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, नहीं सर, नहीं अलाउड, मैंने नहीं अलाउड 144। ठीक है, बताओ एक बार, इन्होंने भी पेज नंबर डाल दिया होगा, देखते हैं किधर है।
नहीं डाल रखा है, लिख रखा है प्रॉपर। देखो पहले देखो, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, पढ़ लेने का है खाली तुमको, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, याद नहीं होगी तो भी चलेगा, रेंडरिंग एंड आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज और एनी अदर, है ना, ठीक है सर। अब देखो, इन द गिवन पर्सन, इन द गिवन केस बता रखा है सी ए इनोसेंट इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंट्रावेंट, ही ऑल्सो ऑफर्ड एडिशनल सर्विसेज ऑफ द एक्चुरियल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑडिटर, वाइज नॉट टू एक्सेप्ट, हम उसे एडवाइस करेंगे भाई साहब मत एक्सेप्ट कर, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ सर। Mr. Amar, a chartered accountant, brought a car finance at 7 lakh by Chaudhary Finance Limited, which is a holding company of Charan Limited. ठीक है, दास लिमिटेड एंड दास लिमिटेड. Mr. Aman has been the statutory auditor of Das Limited and continues to even after taking the loan. बताओ सर क्या कर रहे हो भाई साहब, एज एन ऑडिटर यू डील, कैसे डील करोगे? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपने कार लोन ले रखा है चौधरी फाइनेंस से बात, और आप बाद में क्या कर रहे हो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है चरण और दास उसकी सब्सिडरी है, तो सर इंडेटनेस या लोन हमने बता रखा है 5 लाख रुपए तक ही है, उससे ज़्यादा ले नहीं सकती, यहाँ वॉल्यूशन कर बैठोगे, कर दिया कर बैठोगे क्या? ये देखो, है ना, दिखा क्या दिखा बताओ सर। According to section 141 3D2 of the Companies Act 2013, a person is not eligible for appointment as an auditor of any company if he is indebted to the company or its subsidiary, holding, associate, subsidiary जो भी holding, ठीक है, in excess of 5 lakh, है ना। In the given case, Mr. Amar is disqualified to act as an auditor under section 141 3D2 as his indebtedness Chaudhary Finance Limited is more than 5 lakh. आप disqualify हो जाओगे. Also, according to section 141, he cannot act as an auditor of any subsidiary of Chaudhary Finance Limited. He is also disqualified to work as, ठीक है. Therefore, he is vacate his office. ये बार बार लिखना पड़ता है ना, vacate of office, invalid auditor का appointment, vacate his office, फटाफट office vacate करो. Question number 6. Asta Private Limited has fully paid up capital 140 lakh. During the year, the company had borrowed 15 lakh each from a bank and financial institutions. It had the turnover net of GST 50 lakh, which is credited to a separate account. है ना, क्या किया सर? फुल्ली पेड अप कैपिटल 140 लाख है, हमने बोरो कर रखा है 15 लाख रुपए का फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ही हैड द टर्नओवर 50 लाख रुपी नेट ऑफ जीएसटी, और टोटल जो है 50 का जीएसटी है तो 475 लाख है. विल कंपनी, अच्छा खारो एप्लीकेबल होगा, विल कंपनी अदर ऑर्डर 2020 एप्लीकेबल. अच्छा रुको. सो कारो के एप्लीकेबिलिटी पे ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है हमसे कि बताओ कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. अगर हम अपने पेडअप शेयर कैपिटल को इतना बताते हैं, बोरोविंग हमने इतनी ले रखी है और हमारा टर्नओवर जो है वो इतना है, ठीक है, हमारा टर्नओवर जो है वो इतना है. देखो ऑब्वियसली जब आप अकाउंटिंग की सेल की एंट्री भी डालते हो ना, सेल आपने सेल किया होता है, तो आप जो होते हैं नेट ऑफ सेल डालते हो, जीएसटी का उसमें नहीं. तो देखते हैं क्या होता है इधर का आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड. देखो चूँकि इन्होंने कह रखा है कि आपका लोन जो है वो 30 लाख रुपए का है. 30 लाख लोन है क्या, देखना एक बार पहले. ईच फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है 30 हो गया. हाँ जी, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं सर, देख लो. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 हमें कहता है कि द कारो 2020 इस पर
specifically exempted a private limited companies not being a subsidiary or a holding company of a public company having a paid up capital reserve and surplus not more than 1 crore rupee and a balance sheet debt and which does not have borrowing exceeding 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ और 10 करोड़ है 1 करोड़ और 10 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू है। यहाँ देख लो, ये देखो, यहाँ 1 करोड़, ये 10 करोड़, ये 10 करोड़, यहाँ 1 करोड़ और यहाँ 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहाँ पर 30 लाख रुपए हैं तो ऑब्वियसली लोन तो 1 करोड़ रुपए से कम ही है। बोरोविंग्स मतलब टर्नओवर जो है वो कितना है आपके पास 475, तो ये जो है टर्नओवर 10 करोड़ से तो कम ही है। और जो आपका पेडअप, जो अभी आपने मुझे बताया पेडअप कैपिटल, वो कितना है, वो 140। अच्छा, मोर देन 1 करोड़ है तो फिर लग जाएगा, ये तो एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जिट हो गया, इसलिए कारो जो है वो इज़ एप्लीकेबल टू आस्था प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? तो 1, 1 और 10 याद रखना, और नहीं रहता है तो ऐसे याद रखो। मुझे भी नहीं रहता, सही मैं बता रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं रहता है वो तो ऐसे याद रखो। देखो एक तरीका मैं बताती हूँ, थोड़ा फ़नी हो सकता है लेकिन ऐसे याद रखो। कारो 2020 है ना, कारो 2020। अभी क्या हुआ ना, कारो 2020 में इन्होंने 0 लिया, 2 भी लिया, लेकिन 1 कहाँ गया। तो मैंने बोला अच्छा 1 को तुमने एग्जिम्ट कर दिया तो फिर 1 1 और फिर इन दोनों का उल्टा करो तो 1 0। ठीक है, और टर्नओवर हमेशा बड़ा ही होता है और एग्जिटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा याद करने का ट्रिक है। A term loan was obtained from a bank for 80 lakh for acquiring R&D equipments, out of which 15 lakh was used to buy a car for use of concerned director who was looking at the research and development activities as a statutory auditor. How would you report under Caro 2020? सर, तुमने लोन ऑब्टेन किया, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए तुम्हें 80 लाख रुपए मिले, तुमने उसमें से 15 लाख रुपए डायरेक्टर के लिए कार खरीदने में लगा दिए। जिस पर्पज़ के लिए तुमने लोन लिया उस पर्पज़ में तुम लोन को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अनयूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन। जो तुमने टर्म लोन लिया, सर टर्म लोन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, टाइम वाला लोन। तो जो आपने टर्म लोन लिया नहीं चुकाया ना, क्लोज नंबर 9 में गिल्टी हो जाओगे। नो नो नो, ठीक है, मतलब कुल मिला के बार बार कहेंगे। देखो ऐसे 9 को ऐसे याद रखो, 9 ही है ना, हाँ जी सर, 9 को ऐसे याद रखो। देखो हमने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, लोन को ये यूज़ कर रहे पर्सनल कार खरीदने में, अपने लिए बड़ी सी कार खरीद रहे, तो हम बोल रहे नो नो नो, मत खरीदो कार, मत खरीदो कार। तो यहाँ से आपको नो याद रखना है कि भाई साहब लोन के पैसे से कार खरीद रहे तो नो मत खरीदो। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ कारो 2020, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पज फॉर विच दोज वर ऑब्टेन, इफ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्ट, अमाउंट ऑफ लोन जो डाइवर्ट करी है, एंड पर्पज़ फॉर विच द यूज़। यानी कि सर बहुत सिंपल सा फंडा है, जिसके लिए काम में तुमने, अगर हमने तुम्हें लोन दिया तुमने उसके लिए यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस काम के लिए हमने तुम्हें लोन दिया तुमने उसमें यूज़ नहीं किया, उस पैसे को डाइवर्ट किया, तो कितना पैसा डाइवर्ट किया और कहाँ डाइवर्ट किया, तुम्हें उसकी रिपोर्टिंग जो है वो कारों में करनी होगी। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द टर्म लोन with the actual utilization of the loans. If the auditor finds that the fund has not been utilized for the purpose for which they were obtained, the report should state the facts. In the instant case, term loan taken for the purpose of research and development equipments has been utilized for the purpose of car which has no relation with research and development equipment. Therefore, car through used for research and development director cannot be considered as research and development equipments. The auditor should state the fact in his report as the paragraph 3 clause 9 of Caro 2020 that out the term loan taken on research and development equipment 15 lakh was not utilized for the intended purpose to acquire research and development equipments. ठीक है,
एक्चुअली मैं लैंग्वेज पढ़ रही हूँ क्योंकि कंपनी लॉ में थोड़ा लैंग्वेज मैटर कर जाता है, तो एक बार आपके कानों में चली जाएगी तो क्या पता आपको याद रहे, है ना। वरना तो मैं जो आपको समझा रही हूँ इट इज़ इनफ, समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन ओनली 40% ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द कंपनी, द बैलेंस 60% विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ विच यू रिपोर्ट अंडर खारो 2020। सर ये क्या बोल रहे हो, लेक ऑफ टाइम बताकर तुम सिर्फ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आज तुम बताए एक अज्यूम करना, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के लिए आज तुम जो है वो मॉर्निंग में अपने ऑफिस नहीं सीधा क्लाइंट प्लेस पर गए, क्योंकि 31 मार्च है, तुम्हें पता है क्लाइंट इन्वेंटरी की काउंटिंग करने वाला है, तो एकदम बढ़िया से रेडी होकर तुम सुबह सुबह क्लाइंट प्लेस पर चले गए। उन्होंने बोला सर 8 बजे काउंटिंग शुरू कर देंगे, काउंटिंग लंबी है, तो आप जो है वो 8 बजे चले गए। ठीक है, जाके वहाँ आराम से बैठे और आपने फिर काउंटिंग शुरू हुई और बज गई रात की 7, तो फिर अब सब थक गए, तो उन्होंने बोला कि चलो आप नहीं, अब नहीं हो रहा, हमने जितना किया उतना किया, ठीक है, अब जो होगा वो अगले साल देखा जाएगा। क्या इट इज़ अ राइट थिंग? तो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे कि भाई साहब ये लोगों का देखो ना इन्वेंटरी भी ठीक से नहीं होता है, अगर तुम्हारे पास लोग कम थे तो तुम्हें पहले ही ज़्यादा रखने चाहिए थे, है ना। ऐसा कौन कहता है? सर क्लोज नंबर 2, हमेशा बात याद रखना कि चाहे एएस हो चाहे इंडेस हो, है ना, इन्वेंटरी के लिए 2 रिजर्व्ड कर रखा है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, कारों ने भी 2 रिजर्व कर दिया। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, क्लोज नंबर 2 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 requires the auditor to report on whether physical verification of inventory has been conducted at a reasonable interval। ये देख लो सर, रीजनेबल इंटरवल पे क्या होना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए बाय द मैनेजमेंट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ inventory is a responsibility of management which should normally verify all material items at least once in a year। ठीक है, more often in appropriate case the auditor in order to satisfy himself about verification at reasonable interval and on coverage and procedures applied should examine in adequacy of evidence and record of verification। ठीक है, इन द गिवन केस आप बता ही पाओगे क्योंकि फुलफिल नहीं करिए। एटलीस्ट इन्होंने ये भी कहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, है ना, कि भाई साहब नॉर्मली वेरीफाई करो ऑल एटलीस्ट एक बार, साल में एक बार तो करो, वंस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। टी प्राइवेट लिमिटेड पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आर लेस देन 50 लाख, कम है, ठीक है। इट हैज़ नो आउटस्टैंडिंग लोन्स एक्सीडिंग 25 लाख फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट्स सेल इज 6 करोड़ बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 10 lakhs, ठीक है। 10 lakhs से पहले 6 करोड़ है, 10 lakhs और लेस कर देंगे। सेल रिटर्न 95 लाख। दी सर्विसेज rendered by the company amount to 10 lakh। the caro content the caro is applicable। देखो कुल मिलाकर कारो कहाँ एप्लीकेबल होगा सर? कहाँ, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, ना तो पेडअप कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर है, ना लोन 1 करोड़ से ऊपर है, और यहाँ ये टर्नओवर भले इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा लेकिन 10 करोड़ से तो ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, फिर क्या करना देख लो, आ जाओ एक बार 9th पे देख लो। Here is 9th, किधर है 9th? ये रहा है ना, नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी सर, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10 आ जाओ। ABC Limited is in the practice of maintaining consistent dividend payment over a minimum of 14%. The financial year 2019-20 was so very bad for the company that it was not possible for the company to maintain the payment of consistent dividend as above. The management, being hopeful of recovery of its performance in next year, felt that the depreciation, ध्यान से सुनना, depreciation के साथ छेड़छाड़ी कर रहे ये लोग,
of the year to the extent of 75% alone be charged to the statement of P&L and remaining 25% kept in separate account code is in the balance sheet debit balance adjusted against revenue account. The manager was of the view that it would be in a fair practice of accounting if the depreciation for assets is charged before the expiry of the life of assets and amount. सर इन्होंने पता है पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ली। अपने लॉसेस को कम करने के लिए ये कहते हैं कि चलो असेट्स की लाइफ में अबाउट डेप्रिशिएट करना है डेप्रिसिएशन, तो हम काम करेंगे कभी भी कर देंगे, ज़रूर थोड़ी ना एक मेथड को प्रॉपरली फॉलो करें। एग्जाम्पल के लिए तुमने एक मशीन खरीदी, तुमने सोचा आज उसे डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे 10वें साल, और तुमने 10वें साल उसको पूरा डेप्रिशिएट कर दिया। तुम क्या सही कर रहे हो अपने बुक्स में प्रेजेंटेशन? ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हो। यही लेकर यहाँ पर क्वेश्चन था। और चूंकि फिर तुम्हें पता है सेक्शन 123 भी बताना पड़ेगा, क्योंकि 123 जो है वो डिविडेंड के बारे में बताता है कि भाई डिविडेंड किस तरीके से दिया जाता है और डिविडेंड के लिए तुम क्या क्या करते हो। देखो सेक्शन 123 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123(2) और आउट ऑफ द प्रॉफिट और द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन द मैनर। तो कुल मिला के इन्होंने 123 के बारे में रेफरेंस दे रखा, 10 और 16 के बारे में रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, लीजिंग के बारे में क्यों दे रखा, 16 के बारे में दे रखा है। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल के बारे में रेफरेंस दे रखा है, और यहाँ पर हमें ये लिखना है कि भाई साहब वो पॉलिसी फेयर प्रैक्टिस अकाउंटिंग नहीं होगा, है ना। नाउ the financial statement of MP Limited as on 31st March 2020 are to be prepared under division of 2 of Schedule 3 of Companies Act. Comment on the disclosures compliance for MP Limited for the following information on financial statement which are required to be drawn up in the compliance with the Ind AS। तो यहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बोल रखा है कि PPE जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का है फॉर अ बॉयलर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट दे रखा है 1.25 डिपॉजिटेड इन नेशनलाइज बैंक फॉर 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, इट्स शोन एज अ करंट असेट्स बता रखा है, और नॉन करंट असेट्स इंक्लूडिंग द बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरल प्लांट सम 1,50,000 करोड़ बीइंग अ कल्टीवेशन फॉर ब्रिंगिंग यील्ड लेवल दी कैशनट्स ट्रीज हुज यील्ड पीरियड अकाउंटिंग एट एस्टिमेट नॉट लेस देन 10 ईयर्स। बताओ क्या बताओ सर। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग इनका प्रेजेंटेशन सही है क्या? देखो सर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे WIP में दिखाओ। आगे आ जाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है नेशनलाइज बैंक का है, 31 मार्च को दिख रहा है। ठीक है, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ साफ कह रखा है ये कि फॉर 18 मंथ्स है, और आपने इसे करंट असेट्स में दिखा रखा है, तो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो आप इसको किस में दिखाएंगे? देखते हैं इसका आंसर। थर्ड वाले का देखना, नॉन करंट असेट्स इंक्लूडिंग अंडर द बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन पियरल प्लांट सम 1.50 करोड़ बीइंग अ कॉस्ट कल्टीवेशन फॉर ब्रिंगिंग अ यील्ड लेवल एंड द कैशनट्स ट्रीज पीरियड दैट इज नॉट मोर देन 10 ईयर्स। तो इसे कहाँ बताएंगे? नॉन करंट असेट्स देखो, शेड्यूल के क्वेश्चंस आते हैं क्या मैम? देखो मैं बताऊं, शेड्यूल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जा रहा है। कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग 2 मार्क के लिए कि बताओ इसका एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। तो यहाँ अपने WIP में दिखाने का है, यहाँ मोर देन 12 मंथ है, इसलिए अदर फाइनेंशियल असेट चाहिए, ना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप इसे, ठीक है, तो ये गलत है, वो अदर फाइनेंशियल असेट्स है,
एंड थर्ड इज़ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है, इसे बियरल प्लांट बोलते हैं, ना कि आप लोग उसको उसमें रख रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही क्वेश्चन में बता देते हैं कि बताओ इस सिचुएशन में क्या करेंगे, लाइक दैट। ओके ओके ओके। What are the reporting requirement in the audit report under the Companies Act 2013, CARO 2020 for the following situations? A fraud has been committed against the company by a vendor of the company. बताओ, बोला अगर फ्रॉड हुआ, a fraud has been committed against the company by a vendor of the company. ठीक है, तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग किस में करते हैं अपन, 11 में करते हैं, और जनरली बाकी सारी चीज़ें भी लिखेंगे। और कमिटेड अ मेजर फ्रॉड इट्स कस्टमर इन केस ऑफ, तो सर हम रिपोर्टिंग ही करेंगे और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि सर सेक्शन 143 का 12 क्या कहता है, 240 ऐसे क्या कहता है, ऑल दी थिंग्स, है ना। आ जाओ, किधर है आंसर, हियर इज आंसर। देखो, कारो के 11 में आप रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। एडीटी 4 फॉर्म फाइल करेंगे, ये 143 12 कहता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो बतानी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। पेल्स लिमिटेड इज एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। जी, टर्नओवर ऑफ द कंपनी 150 करोड़। सर आउट ऑफ 105 एक्सपोर्ट होता है, रिमेनिंग 45 डोमेस्टिक सेल्स होती है, और एक्सपोर्ट बिजनेसेस ऑल इन अ फॉरेन करेंसी। अब मुझे बताओ, देखो 105 एक्सपोर्ट होता है तो 105 डिवाइड बाय 150 कितना परसेंट हुआ, ये 70% ही हुआ। और अगर मोर देन 75% होता है ना तो तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और रिमेनिंग 45 तुम्हारा डोमेस्टिक जाता है, ठीक है। तो क्या एप्लीकेबल होगा, ऑब्वियसली, और मैक्सिमम रेवेन्यू टू जनरेट दे। तो हमने ये बोला है ना कि भाई अगर आपका 35 करोड़ से ऊपर जा रहा है ना तो फिर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एसी से और एक्सपोर्ट में हो तो फिर हम आपको छूट दे देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमें कुछ, है ना। तो लिमिट लगा दो यहाँ पर कितनी है, ये देखो ये 70 हो रहा है, तो आपको यहाँ पर गेट द ऑडिटेड करवानी पड़ेगी। क्लियर, जी हाँ। आगे आ जाओ, कहाँ गए, जी हाँ 13 हो गया ना, 14। सर ये क्या कहता है, एमजी प्राइवेट लिमिटेड सिक्स योर एडवाइस वाइल प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज अ जनरल इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बताओ, इन द रेस्पेक्ट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमें कुछ जनरल गाइडलाइंस मांग रहे हैं हमसे, क्या पता इन्हें नहीं आती होगी, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी जनरल गाइडलाइंस बताइए। तो हमने बताना है कि भाई अगर करंट असेट्स है तो एक्सपेक्ट टू रियलाइज़ हो जाना चाहिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, है ना, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी उसका ट्रेडेड होना चाहिए वो, उसके बाद रियलाइज़ हो जाना चाहिए 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, एंड दैट इज़ अ 12 मंथ एटलीस्ट। और लाइबिलिटी बोले तो कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेडेड, उसकी लाइबिलिटी के लिए भी ऐसा ही बोला कि ट्रेडेड हो रहा हो, ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाओ, रिपोर्टिंग के 12 महीने बाद आ जाओ, ये ऑल दी थिंग्स। अब अभी है कभी सर देखो, जेड लिमिटेड चेंज इट्स एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर 1 अप्रैल 2019 टू प्रोवाइड फॉर 12% contribution to provident fund on leave encashment also. As per the leave encashment policy, the employees can either utilize or encash it. As at 31st March 2020, the company obtained an actuarial valuation for leave encashment liability. However, it did not provide 12% PF contribution on it. The auditor of company want it to be provided, but the management realized that as and when employee avail leave encashment, the provident fund contribution was made. The company further contend that this is the correct treatment as it is not sure that the employees avail the leave encashment and utilize the। बताओ सर, ये एम्प्लॉय के लीव इनकेशमेंट के बारे में बात हो रहा है कि भाई साहब लीव इनकेशमेंट एम्प्लॉय हैज़ आइदर यूटिलाइज्ड और इनकेश करें, ऑब्टेन करते एक्चुअल वैल्यूएशंस के बारे में। हाउएवर इट डिड नॉट प्रोवाइड 12% PF contributions and the company want to provide the management rely that his employee avail the leave encashment and provident fund contribution was made। तो इनको किस तरीके से रिकग्नाइज करना है वो क्वेश्चन का आंसर,
देखो सर, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बोला गया है इन्होंने, ये भी क्वेश्चन भी था एक एम्प्लॉय बेनिफिट को लेकर, क्या पता यही से था क्या, पढ़ते हैं। शेल रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के सारे कॉस्ट आ जाते हैं जहाँ पर पेड एब्सेंस जो भी है, व्हेन द एम्प्लॉई रेंडर सर्विसेज एंड इंक्रीज हर एंटाइटल फॉर द फ्यूचर पेड एब्सेंस। सिंस द कंपनी ऑब्टेन एक्चुरियल वैल्यूएशंस फॉर लीव इनकैशमेंट, ठीक है, एक्चुरियल वैल्यूएशन लिया, it is observed that the paid absence of the accumulating in nature and the enterprise shall measures the expected cost of the accumulated paid absence, the additional amount of the enterprise shall pay the result of the elements in the balance, ठीक है। क्या बोलता है ये, accumulated that the cash encashment leaves benefit at it the liability of the company is provide 12% PF on the amount of leave encashment, hence the contention of the correct the full provisions made, ठीक है, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाकी तो ये बैलेंस शीट पता नहीं क्या ये। के लिमिटेड इज a subsidiary 31st March 2020 in investment in its a subsidiary of consideration long term value at a cost, and two of subsidiaries there the net worth eroded at 31st March 2020 and the prospectus of their recovery are very blank, and the other three subsidiaries and during the extraordinary well the company did not provide the decline in the value of investments। अब बताओ सर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्लाइन ही नहीं किया, पता है इंडेक्स 40 कहता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, यू नो, बस इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने आंसर लिखा है। देखो इंडेक्स 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्पेयरमेंट 36 और उससे सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ एरर का क्वेश्चन है, लेकिन ये एरर यहाँ क्यों पूछेगा जब हमें प्रैक्टिकल पूछना चाहिए, उनको ये एरर क्यों पूछ रही है लोग इधर, ठीक है। डन डन।